बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में टॉर्क को इंट्रोड्यूस किया था और मैंने तुमसे कहा था कि हम क्या करेंगे। हमने लास्ट क्लास में टॉर्क को जो है इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि हम क्या करेंगे, जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे तो एक्सिस को दिखाएंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्सिस को दिखाएंगे प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके अबाउट, और फोर्स को, और जो फोर्स रेडियस को दिखाएंगे यहाँ, एक्सिस को दिखाएंगे इस तरह प्लेन के परपेंडिकुलर, रेडियस को दिखाएंगे इस प्लेन में और फोर्स को दिखाएंगे इस प्लेन में और सीधे टॉर्क निकाल देंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट इधर है या इधर उसका कोई यूज है नहीं। ठीक, हम यही करने जा रहे हैं। हम तुमको पहले ये बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समझो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इस चैप्टर में अभी तक क्या था इक्विलिब्रियम का मतलब, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो। अब यहां पे अगर हम किसी के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। ठीक, इसका मतलब है पहला चीज कि एफ नेट इज जीरो, एफ नेट इज जीरो। समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। उसकी वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, उसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स भी जीरो होगा, समेशन ऑफ एफ वाई भी जीरो होगा और समेशन ऑफ एफ जेड भी जीरो होगा ना। दूसरा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज जीरो, एनी एक्सिस इज जीरो। यानी कि टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज जीरो। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। याद रखना, जब नेट फोर्स जीरो होता है तो हालांकि तुम यहां टॉर्क किसी भी एक्सिस की ओर निकाल सकते हो, तुम यहां टॉर्क किसी भी एक्सिस की ओर निकाल सकते हो। तो दो चीजें इसमें हम खास तौर से ध्यान देंगे। क्या क्या? पहला, इफ नेट फोर्स इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पे वेक्टर सम ऑफ सारे फोर्सेस जीरो होते हैं, इफ समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज सेम। क्या होता है? टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज सेम। अभी देखेंगे इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास टॉर्क आप किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हो तो किस एक्सिस से प्रेफर करें? किस एक्सिस से प्रेफर करें? बेस्ट वे, बेस्ट एक्सिस इज out of all the axes possible, best axis is the axis through which the maximum number of forces are passing. Best axis is the axis through which maximum number of forces are passing. देखते हैं कैसे। तो समझो, अभी हम जो डील करने वाले हैं आज वो है इक्विलिब्रियम के केसेस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस के ऊपर जीरो आएगा। तो मान लो ये कोई रॉड है, मान लो ये कोई रॉड है या कोई चीज है, इसमें से, और ये इक्विलिब्रियम, एक फोर्स यहां से पास हो रहा है, एक फोर्स यहां से पास हो रहा है, एक फोर्स यहां से पास हो रहा है, एक यहां से पास हो रहा है, एक यहां से पास हो रहा है, और मान लो एक फोर्स यहां से पास हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6। और मैंने आपको ये दिया है कि सबका वेक्टर सम जीरो है, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है। दिस वेक्टर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर, F6 सबका वेक्टर सम जीरो है। अगर वो टॉर्क निकालना है
तो बेस्ट एक्सिस ये है, क्यों है? तुम ए के वाट भी टॉर्क निकाल सकते हो, तुम बी के वाट भी टॉर्क निकाल सकते हो, और तुम सी के वाट भी टॉर्क निकाल सकते हो। तुम इसके वाट भी टॉर्क निकाल सकते हो, वो जीरो आएगा अगर ये इसमें है इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स जीरो है, बी की वाट निकालो सी। लेकिन ए की वाट निकालने का फायदा क्या है कि चूंकि ये फोर्स इससे ए से पास हो रहा है, ये भी ए से पास, ये भी ए से पास हो रहा है, इन चारों का टॉर्क जीरो होगा, इन चारों का टॉर्क जीरो होगा, सिर्फ इन दोनों का टॉर्क निकालना पड़ेगा। अगर तुम बी से, तो अगर तुम ए की वाट निकालोगे तो तुम्हें दो टॉर्क निकालना पड़ेगा, F2 का और F1 का। लेकिन अगर तुम सी की वाट करोगे तो तुमको F2 का, F3 का, F4 का, F5 का, सबका टॉर्क निकालना पड़ेगा। आंसर वही आता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। याद रहेगा, अभी देखेंगे इलस्ट्रेशन में, ठीक है। चलिए अब हम ले रहे हैं केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखते हैं केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। हम नेट फोर्स और नेट टॉर्क को जीरो करने वाले केसेस ले रहे हैं। इसी केस को बोलते हैं टॉपलिंग। एक्सप्लेन करेंगे टॉपलिंग क्या होता है। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो हर डायरेक्शन में, नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस की वाट जीरो। ठीक है, देखो लेट अस सी। मान लो मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन इस तरह से ले रहे हैं। हम इक्विलिब्रियम के केसेस ले रहे हैं। वी आर टेकिंग द केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। वी आर टेकिंग द केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, केसेस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला, मान लो इस टाइप से एक रॉड इस तरह से है और यहां पर एक एक्सिस है जिसके वाट ये घूम सकता है। यहां पर एक एक्सिस है जिसके वाट ये घूम सकता है। ये रॉड इस एक्सिस के वाट ऐसे घूम सकता है। ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये इस नेल के वाट घूम सकता है। ये रॉड है, इसकी मास है m, लेंथ l। इसकी मास है m, लेंथ l। यहां एक धागा है, इस धागे से यहां हैंग किया हुआ है। ये इक्विलिब्रियम में है, ना तो ये चल रहा है और ना ही ये रोटेट कर रहा है। इसका कोई इसमें मोशन है नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है। आपको बताना है टेंशन इन द थ्रेड कितना होगा। क्वेश्चन है क्या होगा? तो आपने कल करवाया आ रहे फाइंड टेंशन इन द थ्रेड एंड फोर्स फ्रॉम द हिंज। फोर्स फ्रॉम द हिंज। ये जो हिंज है ना, ये एक्सिस है, ये हिंज कितना फोर्स लगा रहा है। हम नहीं जानते ये हिंज कितना फोर्स लगा रहा है। हम नहीं जानते ये हिंज कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं लेट अस सपोज ये हिंज जो है ये इस तरह से फोर्स लगा रहा है। कैसे? मान लेते हैं इस हिंज का दो कंपोनेंट है, एक है Fx Fy, एक है Fx। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा Fx और Fy दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, लेफ्ट आ जाए, हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, डाउन आ जाए। बट हम उसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, Fx और Fy। यहां एक फोर्स लग रहा है सेंटर पे, कौन सा फोर्स है? mg, है ना। और यहां एक फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? रॉड के ऊपर, टेंशन। अभी तक हम क्या करते थे, रॉड को FBD में पॉइंट मास दिखाते थे। अब पॉइंट मास नहीं दिखाएंगे। अब जो बॉडी है उस पूरे बॉडी को ड्रॉ करो, स्फेयर है तो स्फेयर ड्रॉ करो। क्योंकि जब यही फोर्स यहां आ जाएगा तो टॉर्क अलग देगा, और जब यहां रहेगा टॉर्क अलग देगा। अब यही सिर्फ मैटर नहीं करता है, अब सिर्फ यही मैटर नहीं करता है कि टेंशन कितना है, ये भी मैटर करता है टेंशन कहां लग रहा है। तो अब पूरी बॉडी ड्रॉ करेंगे, अब उसको पॉइंट मास से नहीं दिखाएंगे। पूरी बॉडी, सिलेंडर है तो पूरा सिलेंडर बनाएंगे, ठीक। तो एक फोर्स यहां मान लिया, एक यहां मान लिया, mg यहां, टेंशन यहां। फर्स्ट ऑफ ऑल Fx0, क्या चीज? Fx0। तो x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स? सिर्फ यही है ना, समेशन ऑफ Fx0। इसका मतलब क्या हो गया? Fx0 है कि नहीं?
समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, तो क्या लिखोगे एफ वाई प्लस टी, एफ वाई प्लस टी, एफ वाई प्लस टी इज इक्वल टू एम जी। सही है, ये हो गया पहला। ये दोनों ट्रांसलेशनल का है, ये दोनों ट्रांसलेशनल का है। ना कम टू रोटेशनल। रोटेशनल में क्या लिखोगे बताओ, किसके बाद टॉर्क लें, ए के वाट लें, बी के वाट लें या सी के वाट लें? किसी के वाट लोगे आंसर वही आएगा, किसी के वाट लोगे आंसर वही आएगा, याद रखना। हम अगर ए के वाट लेते हैं तो क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये जीरो होना चाहिए। अब ए के वाट इसका टॉर्क तो होगा नहीं, इसका टॉर्क होगा नहीं, इसका टॉर्क होगा, क्योंकि हम एक्सिस को इस तरह दिखा रहे हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर, हम एक्सिस को दिखा रहे हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर, इसीलिए मेरा पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों आज बोर्ड में दिखेगा। क्या होगा बताओ, mg इंटू कितना, L/2, इसका टॉर्क क्या होगा mg इंटू L/2। सही है, mg इंटू L/2। इसका टॉर्क क्या होगा बताओ, टेंशन का टॉर्क क्या होगा, टेंशन इंटू L होगा, दैट इज जीरो। दोनों कैंसिल होना चाहिए, L से L कट गया, टेंशन कितना आ गया mg/2, टेंशन आ गया mg/2, यहां डाल दो, Fy कितना होगा mg/2 होगा, टेंशन को डालेंगे mg/2, Fy आएगा mg, प्लस आ रहा है तो मतलब अपवर्ड है, mg/2 है। सही है, ठीक। हम यहां कुछ चेंजेस कर सकते थे, कौन कौन सा चेंज कर सकते थे, हम चाहते इस धागे को यहां ना बांध के यहां बांध देते, इस धागे को यहां ना बांध के यहां बांध देते, कहां पे, यहां से 3L/4 पे, तो आंसर चेंज हो जाता। हम ये भी कर सकते थे, इस धागे को इस एंड पे बांधें, बट ऐसे ना बांध के हम धागे को इस तरह बांध देते, कैसे, ऐसे करके हम थ्रेड को इस तरह बांध देते 60 डिग्री पे, तो आंसर चेंज हो जाता, हो जाता ना। हम क्या करते, इस एंड को बांधते और धागे का दूसरा एंड यहां बांध देते, सो दैट द थ्रेड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द रॉड, तो क्वेश्चन का आंसर अलग आता। ठीक, बट मेथड वही है, Fx 0, Fy 0, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस 0। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक लैडर है या एक स्टिक है जो इस तरह से रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक लैडर है या एक स्टिक है और वो इस तरह से रखा हुआ है। कैसे, एक वॉल है और ये ग्राउंड है, ये एक स्मूथ वॉल है, फ्रिक्शनलेस वॉल है, और यहां पे ये रफ ग्राउंड है, ये रफ ग्राउंड है, और ये इस तरह से है। ये रॉड इस तरह से रखा हुआ है, इस रॉड की मास है, हम लेंथ है, लैडर है या कोई रॉड है, इस तरह से रखा हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। आपसे पूछा गया है यहां नॉर्मल निकालो, यहां नॉर्मल निकालो, ठीक है, और फ्रिक्शन निकालो, दोनों जगह नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना या उसमें रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें फोर्स क्या क्या लगेगा, पहले शो देखते हैं। इसके सेंटर पे एक फोर्स लगेगा, वेट ले जी, एक यहां पे नॉर्मल लगेगा ऐसे करके सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉल इट N2, एक यहां पे नॉर्मल लगेगा N1, और एक यहां लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शनलेस होता ये स्लिप करता है ऐसे, अगर ये फ्रिक्शनलेस होता ये भी ये स्लिप करता है ऐसे, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी होती लेफ्ट भागने की, इसको अपोज करेगा तो फ्रिक्शन ऐड करेगा इधर। mg शायद, तो क्या करेंगे, ये हो गया। अब जरा सोचो,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सेंटर सी। सबसे पहले वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करो, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस, N1 इज इक्वल टू mg, सही है, N1 और mg इक्वल। दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो, तो N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। अब टॉर्क, टॉर्क ए के वाट भी ले सकते हैं, बी के वाट और सी के वाट। हम ए के वाट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए के वाट लेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्सेस का नहीं निकालना पड़ेगा, ए के वाट लेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्सेस का नहीं निकालना पड़ेगा, इन दोनों का नहीं निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों इससे पास कर रहा है। अगर ए के वाट टॉर्क लेंगे तो mg और N2 का टॉर्क चाहिए, और बी के वाट लेंगे तो 3 का चाहिए, और सी के वाट लेंगे तो 3 का चाहिए, इसके वाट 2 ही का निकालना पड़ेगा, हालांकि आंसर सेम आता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस ए, टॉर्क अबाउट एक्सिस ए इज 0, सब कुछ N1 F N2 तीनों। और लिमिटिंग केस, अगर यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दें तो फाइंड द मिनिमम और क्रिटिकल एंगल थीटा आफ्टर व्हिच इट स्लिप्स, सब निकालना है। देखते हैं, तो अब क्या करते हैं, ए के वाट, ये हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो N1 और F का टॉर्क नहीं लेना है। N1 और F कुछ भी हो, हमको मैटर नहीं करता है। बचा ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg। इसके ऊपर इस लाइन ऑफ एक्शन पे ए से क्या करो, एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, L/2 cos थीटा होगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, यहां से सेंटर मार्क तक डिस्टेंस कितनी है, L/2, ये एंगल है थीटा। तो अगर हम ए से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितना होगा, L/2 cos थीटा। यानी कि जो यहां पे तुम्हारा ये टॉर्क लगेगा वो क्या होता है, mg इंटू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L/2 cos थीटा। सही है, इसको देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, N2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस लाइन ऑफ एक्शन पे ए से जिस एक्सिस के वाट निकाल रहे हो, उस एक्सिस से इसके ऊपर एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और N2 के पर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये अगर एक्स एक्सिस में है तो ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N2 ये है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N2 ये है। उस पर तुमने यहां से ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, यहां से यहां तक L, ये एंगल है थीटा, ये है लेंथ L, ये होगा L sin थीटा होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L, ये है थीटा। इस ट्राइंगल में देखो, ये है L, ये होगा L cos थीटा, ये होगा L sin थीटा। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, N2 इंटू L sin थीटा होगा। तो इसके अबाउट दो टॉर्क है, इसके अबाउट mg चाह रहा है इसको क्लॉकवाइज घुमाना, N2 चाह रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कट जाएगा। तो होना चाहिए N2 इंटू L sin थीटा माइनस mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। L और L कट गया, N2 कितना आ जाएगा बताओ, mg/2 cot थीटा आएगा। आ जाएगा। तो तुम्हारा बताओ क्या क्या निकल गया, N1 निकल गया mg, N2 निकल गया mg/2 cot थीटा, वही फ्रिक्शन भी है। सही है ना। अब मान लो मुझसे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं अगर ये दीवार और ये इस तरह से है, अगर मैं इसको इस तरह से डाल दूं, अगर मैं इसको इस तरह से डाल दूं तो ये खड़ा रहेगा, अगर मैं इसको ऐसे डालूंगा स्लिप कर जाता है। एक पर्टिकुलर एंगल से कम करोगे स्लिप कर जाता है, अगर ये ऐसा है तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा किए थे, ये खड़ा था, ऐसे किए तब भी खड़ा था, ऐसे किए तब भी खड़ा था, ऐसे एक समय के बाद ये स्लिप कर जाता है। इसे तुम सीढ़ी को जब रखते हैं तो एक पर्टिकुलर उस पर रखना होता है। हम जानना चाहते हैं किस एंगल पे ये स्लिप कर जाएगा।
अगर यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, फाइंड एंगल एट विच, एंगल थीटा एट विच इट इज अबाउट टू स्लिप, इट इज अबाउट टू स्लिप। तो क्या करेंगे, लिमिटिंग केस लेंगे, वो केस लेंगे जब एकदम स्लिप होने के वर्ज पे है। वी आर टेकिंग द लिमिटिंग केस व्हेन इवन स्लाइट डिस्टर्बेंस मींस इट स्लिप्स। सो उस समय क्या कंडीशन होगा, क्या उस समय कंडीशन ये होगा, अगर ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग है तो क्या उस समय कंडीशन ये होगा कि दिस इज व्हाट इज, दिस इज N1, then this friction is mu times of N1, लिमिटिंग केस होगा। जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा उस समय दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये N1 तो ये क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ N1 होगा। इसका मतलब है mg शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ N1। N1 का मतलब है N1 is equal to mg and mu times of friction is equal to mu N1। फ्रिक्शन किसके इक्वल है, N2। फ्रिक्शन किसके इक्वल है, N2, यानी mg/2 ये फ्रिक्शन के इक्वल था। N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वैल्यू कितना था, mg/2 cot थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ N1 का मतलब कितना है, mg है ना। N1 में कितना है, mg कट जाएगा। tan थीटा कितना होना चाहिए, 1/2 म्यू। ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है, ठीक। इससे जैसे तुम थीटा बड़ा करोगे तो रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको बैलेंस कर लेगा, छोटा करोगे स्लिप कर जाएगा। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्रीड। देखो, और एक बात याद रखना, तुमको याद कुछ नहीं करना है, तुमको याद कुछ नहीं करना है। ऐसे 1000 क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, बट सब में बेसिक एक ही चीज है, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, ठीक। देखो अनदर क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ठीक है, इसको लेते हैं, क्वेश्चन एक क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन एक क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो कि ओके, ये एक वॉल है और ये एक ग्राउंड है और यहां एक रॉड रखा हुआ है। ये एंगल है थीटा, इसकी मास है m, लेंथ है l। यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1 और यहां दोनों रफ है μ2। ये μ1 है और यहां μ2 है। दिया हुआ ये लिमिटिंग केस, ये थीटा जो है एकदम लिमिटिंग केस है। द डायग्राम इज शोन, द डायग्राम शोन इज व्हेन it is at limiting case of slipping। एकदम स्लिप होने ही वाला है, उस वर्ज पे है ये, तो बताना है थीटा कितना होगा, फाइंड थीटा, या थीटा μ1 और μ2 में रिलेशनशिप निकालना है। तो क्या करोगे,
सबसे पहले तुम ये समझोगे, फोर्स दिखाओगे। यहां एक फोर्स लोगे कितनी, mg नीचे, सेंटर पे ऐड करेगा, सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे। एक यहां फोर्स लोगे, कौन सी, n1, बिकॉज ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, ये फोर्स कितनी हो जाएगी, μ1 n1 होगी। लिमिटिंग केस यहां पे है n2, अगर ये स्लिप कर जाएगा तो कैसे स्लिप करेगा, ये इस तरह से स्लिप करेगा, यानी ये पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट, फ्रिक्शन ऐड करेगा राइट, ये पॉइंट मूव करेगा डाउन, यहां फ्रिक्शन ऐड करेगा अप, μ2 n2 करेगा। अगर ये स्लिप करेगा तो क्या होगा, ये पॉइंट नीचे आएगा, ये पॉइंट पीछे भागेगा। स्लिपिंग अगर ये फ्रिक्शनलेस होता तो क्या होता, ये पॉइंट नीचे जाता, ये पॉइंट, और ये पॉइंट लेफ्ट भागता, तो जो भी मोशन उसको अपोज करेगा, इधर और इधर होगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, पहला अपवर्ड डायरेक्शन, पहले राइट और लेफ्ट को बैलेंस करो, राइट और लेफ्ट, राइट में कौन सा है ये, लेफ्ट में कौन सा है ये, राइट में ये, लेफ्ट में ये, तो क्या लिख देंगे, n2 इज इक्वल टू μ1 n1, फर्स्ट इक्वेशन, n2 और μ1 n1 कैंसिल, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, n1 ऊपर प्लस μ2 n2 ऊपर इज इक्वल टू mg। सेकेंड, तुम चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करके n1 n2 निकाल सकते हो, तुम चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करके n1 n2 निकाल सकते हो, निकाल लेते हैं। n2 को यहां डाल देते हैं, n2 को यहां डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ, n1 प्लस μ2 इंटू μ1 n1 इज इक्वल टू mg। यहां से n1 कितना आ जाएगा बताओ, mg बाय 1 प्लस μ1 μ2, सही है। n2 इज इक्वल टू μ1 इंटू n1 mg बाय 1 प्लस μ1 μ2। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दिया है। हमने क्या किया, सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस, सही है। अब टॉर्क की बात करते हैं, हम टॉर्क ए का ऑर्डर बैलेंस कर सकते हैं, बी का ऑर्डर बैलेंस करते हैं और सी का ऑर्डर बैलेंस कर सकते हैं। सी का ऑर्डर तो करेंगे नहीं, ए और बी बच गया, तो जनरली यहां से हमेशा करते हैं, तो चलो ए की वर्ड कर देते हैं। वी आर टेकिंग टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए शुड कैंसिल आउट। पहले बार टॉर्क अबाउट ए लिख लेते हैं, पहले बार टॉर्क अबाउट ए जो है लिख लेते हैं, देखो कैसे, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, भूल जाओ। इसका टॉर्क ऐसे होगा, mg इंटू L/2 cos थीटा, सही है। mg लाइन ऑफ एक्शन, L/2 cos थीटा, इस लाइन ऑफ एक्शन की दूरी पॉइंट ए से कितनी है, L/2 cos थीटा। ये ऐसे बनेगा, ये इसको इस तरह से घुमाना चाहेगा, कैसे, n2 इंटू यहां से यहां तक L, और इसका लाइन ऑफ एक्शन का दूरी, इसके लाइन ऑफ एक्शन का दूरी यहां से कितना, L sin थीटा, L sin थीटा। इसका टॉर्क, इसके बाद इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहां से कितनी दूरी है इसकी, यहां इसकी दूरी कितनी है, L cos थीटा। ये दूरी कितनी है, देखो लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस ए से, और ये घुमाना तो चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा μ2 इंटू n2 टाइम्स ऑफ L cos थीटा, सही है जी। बैलेंस करो, जितना एंटी क्लॉकवाइज उतना ही क्लॉकवाइज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन n2 इंटू L sin थीटा प्लस μ2 n2 इंटू L cos थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू mg इंटू L/2 cos थीटा। L कट गया, L कट गया, L कट गया, n2 ले लो कॉमन, साइन थीटा प्लस μ2 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा बाई 2, mg cos थीटा बाई 2, सही है ना। तो क्या पूछा था, tan थीटा पूछा था ना, हाँ कुछ तो पूछा था।
N2 को यहां से डाल दो, कितना आएगा बताओ, μ1 इंटू mg बाय 1 प्लस μ1 μ2 साइन थीटा प्लस μ2 कॉस थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा बाय 2। mg से mg कट गया तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा जो भी, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे रिलेशंस आ जाएंगे। हमको बेसिकली इक्वेशन लिखना है, ठीक है, हमको बेसिकली इक्वेशन लिखना है, सही है। एस.सी. वर्मा की बुक निकालो, एस.सी. वर्मा की बुक निकालिए। पेज 197, पेज 197, क्वेश्चन नंबर 40 पेज 197, क्वेश्चन नंबर 40। पेज 197 वर्कड आउट में, सॉरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। ये जब क्वेश्चन कराए थे वो दोनों में वॉल और यहाँ दोनों फ्रिक्शन है, वॉल और ग्राउंड दोनों में फ्रिक्शन है μ1 और μ2। अभी जो क्वेश्चन किए थे ये 2018 में आया था IIT-JEE में, सेम क्वेश्चन 2018 में IIT-JEE में आ चुका है एडवांस पेपर में, उसको भी देख लेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने देंगे तो। हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पे 40, ए यूनिफॉर्म मीटर स्टिक, 1 मीटर का स्टिक है, of mass 200 gram is suspended from the ceiling with 2 vertical strings of equal length fixed at the ends. ठीक, a small object of about 200 gram is placed on the stick 70 meter. Find the tension of the two threads. क्वेश्चन ये है, ये एक रॉड है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, एक यूनिफॉर्म रॉड है और इसकी वेट जो है, इसकी जो मास है वो दी है 200 ग्राम। कितनी दी है? 200 ग्राम, यानी इसके 0.2 इंटू जी, ये इसकी वेट है। आपने यहां से एक थ्रेड हैंग कर दिया था और यहां से एक थ्रेड हैंग कर दिया था सीलिंग पे, आपने इसको छत से हैंग कर दिया था इस तरह से विद इक्वल थ्रेड, 2 इक्वल थ्रेड लेके फ्रॉम द एंड्स, दोनों एंड पे, ठीक है। ए मास ऑफ 20 ग्राम प्लेस्ड एट डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर, यहां पे तुमने मास रख दिया, कितने ग्राम का है ये? 20 ग्राम का है। यहां से कितने डिस्टेंस पे रखा है? 70 सेंटीमीटर पे। आपको इन दोनों थ्रेड में टेंशन निकालना है, आपको इन दोनों थ्रेड में टेंशन निकालना है, यानी कि तुमको ये समझना है कि हम अगर इन दोनों को सिस्टम मान ले तो इस रॉड के ऊपर जो फोर्सेस है वो क्या क्या है। मान लेते हैं टेंशन यहां पे कितनी है? T1। मान लेते हैं टेंशन यहां पर है T2। यहां एक वेट ऐड कर रहा है कितना, और यहां एक वेट ऐड कर रहा है 0.02 इंटू जी, सही है ना। और एक फोर्स यहां ऐड कर रहा है 0.2 इंटू जी, 200 ग्राम और 20 ग्राम। अब तुम इक्वेशन लिखोगे T1 प्लस T2 अपवर्ड इज दिस प्लस दिस। दूसरा लिखोगे टॉर्क, टॉर्क किसके ओर बैलेंस करना चाहो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम एक ओर बैलेंस करना चाहते हो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका टॉर्क 0.2 जी इंटू 50, इसका टॉर्क 0.02 जी इंटू 70 और इसका टॉर्क T2 इंटू 100। ठीक है, बैलेंस कर दोगे T1 T2 आ जाएगा। होमवर्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क है। क्या होगा? हाँ कुछ आएगा, वो होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन 41, ये 40 नंबर था, होमवर्क है तुम्हारे लिए। 41 क्वेश्चन पढ़ो। ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर
and mass 16 kg resting against a vertical wall making angle 37 degree with it. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, देखो ये एक लैडर है, ये एक लैडर है और ये लैडर इस तरह से रखा हुआ है, इसके साथ वॉल के साथ कितना बना रहा है 37 डिग्री, यानी यहां कितना बनाएगा 53 डिग्री, यहां लेना चाहिए 53, यहां लेना चाहिए 37। इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी लेंथ है 10 मीटर और इसकी वेट है 16 kg। द वॉल इज फ्रिक्शनलेस, ये वॉल स्मूथ है, ये सिर्फ नॉर्मल लगाएगा और यहां फ्रिक्शन है, ये रफ है। द वॉल इज फ्रिक्शनलेस बट द ग्राउंड इज रफ। An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. एक इलेक्ट्रीशियन है जिसकी वजन 60 kg है और ये ऊपर चढ़ जाता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है। At a point 8 meter from the lower end, यहां एक इलेक्ट्रीशियन जाके वर्क कर रहा है। इस इलेक्ट्रीशियन की वजन है 60 kg, इस इलेक्ट्रीशियन की वजन है 60 kg। क्वेश्चन है व्हाट विल द नॉर्मल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड। यहां पर कितना फ्रिक्शन ऐड कर रहा है और कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, कितना नॉर्मल कितना फ्रिक्शन। दूसरा पूछा है यहां कितनी कोफिशिएंट होनी चाहिए फॉर सेफ वर्किंग, की स्लिप ना करे। ठीक, तो इसका मतलब जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो तुम इसे फोर्स पहले दिखाओगे किस तरह से, एक यहां दिखा दोगे N2, एक यहां दिखा दोगे 60G, कितने डिस्टेंस पे, यहां से 8 मीटर पे। ये डिस्टेंस कितना है जी 8 मीटर है, टोटल लेंथ है 10 मीटर और ये डिस्टेंस है 8 मीटर। एक यहां दिखाओगे सेंटर पे, क्या दिखाओगे 16G दिखाओगे ना। एक यहां दिखाओगे N1, एक यहां दिखाओगे F1। अब ये लिमिटिंग केस नहीं है, बाद में देंगे सेकंड पार्ट में। तो क्या लिखोगे N2 और ये बराबर N2 और ये कैंसिल, N1 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैंसिल, सही है ना। लेफ्ट N2, राइट F1, N2 इज इक्वल टू F1, N1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, हो गया। अब टॉर्क निकालना है, इसके बाद टॉर्क निकाल लो। इसका टॉर्क, इसके टॉर्क में क्या लिखोगे 16G इंटू 5 cos 53 डिग्री। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, सेंटर की दूरी 5 cos 53 डिग्री। इसके लिए क्या लिखोगे 60G इंटू 8 cos 53 डिग्री, लिखोगे ना। 8 यहां से यहां तक की दूरी है 8 cos 53 डिग्री। और इसके लिए क्या लिखोगे N2 टाइम्स ऑफ 10, ये लेंथ क्या होगा बताओ, और 10 sin 53 डिग्री, लिखोगे ना। कर लोगे, खुद करना, करोगे तो सीखोगे। हाँ सर, ये जो मैन है ये रॉड पे नॉर्मल लगाएगा ना। हाँ सर, तो उससे भी टॉर्क आएगा। अरे देखो होता क्या है मैं बताऊं, हो तो बेसिकली यहाँ ये रहा है, यहाँ पे देखो अगर तुम इस ब्लॉक को लोगे तो ब्लॉक पे लग रहा है इसका mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, ठीक है। बट बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, mg के, सही है ना। अब जब इस रॉड को लोगे, इस रॉड पे नॉर्मल लोगे, mg नहीं लोगे डायरेक्ट, बट ये किसके इक्वल है, mg के इक्वल है ना, समझ रहे हो ना। तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए, या हम ये कहो हम रॉड को सिस्टम नहीं माने, हम रॉड और प्लस इसको सिस्टम मान लिए। अब नॉर्मल क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, समझ रहे हो ना। इसके वजन को बैलेंस किए है लेडर का फोर्स, इसके वजन को बैलेंस किया लेडर का फोर्स, यानी लेडर का फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट।
उसका रिएक्शन फोर्स वेट ही ऐड करेगा इसके ऊपर ना। सर उससे टॉर्क तो आएगा ना। किसका टॉर्क? तो लिए तो है इसका, बोल रहे हैं यहाँ पे 60 इंटू जी इंटू 8 साइन 53 कॉस 53 डिग्री। ये क्या है? ये टॉर्क ड्यू टू किसका है? इसका वेट ना है। यहां पे इसको ले रहे हैं टॉर्क। उसी तरह से 42 43 41 42 एक सीक्वेंस में है, तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। उसको ट्राई करना, तब हम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 45 देखो, 45 देखो, 45 देखो क्या होगा। फोर्टी फाइव में एक डायग्राम दिया और क्वेश्चन कुछ पूछा है। 45 में एक डायग्राम दिया और कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन दिया है भाई? क्वेश्चन ये है, ये इस टाइप से है। ये कोई खूंटा है, ये कोई समझ लो एक रॉड है, इसके ऊपर एक बॉल लगा हुआ है ऐसे करके, और इसके ऊपर एक रॉड ऐसे रखा हुआ है। तो इस टाइप से अगर साइड व्यू में देखोगे तो इस टाइप से है। ये है रोलर, इसको बोलते हैं रोलर। ये इस तरह से है, साइड यहां से देखो इसे ऐसा दिख रहा है, और इसके ऊपर तुमने इसको ऐसे डाल दिया है। तुमने इसके ऊपर जो है इसको इस तरह से डाल दिया है, समझ रहे हो ना? तो बेसिकली इसका मतलब क्या है समझो। ये हाइट दिया हुआ है h, ये दिया है थीटा, इसका टोटल लेंथ दिया है l, ठीक है, और फ्रिक्शन दिया हुआ है क्या? मीन ऑफ एंगल, ठीक है, परसेंटेज म्यू, ये थीटा दिया, ये लिमिटिंग केस दिया हुआ है। बोला थीटा जो है क्या है? मिनिमम एंगल है, इसके बाद स्लिप कर जाएगा, यानी क्रिटिकल केस है। तो इसमें फोर्स क्या क्या लगेगा मुझे ये बताओ। इसमें फोर्स क्या क्या लगेगा हम ये जानने की कोशिश करते हैं। एक फोर्स तो इसके सेंटर पे लगेगा, इसके इस रॉड के मिड पॉइंट पे कितना लगेगा बताओ? mg। ये इसका इस रॉड का मिड पॉइंट है, यानी यहां से L/2, ये भी L/2 है। वेट लगेगा इसके ऊपर। दूसरा, यहां एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल N1, बिकॉज ये लिमिटिंग केस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये लिमिटिंग केस है, मिनिमम वैल्यू है। जब भी सुपरलेटिव वर्ड यूज करते हैं तो वो क्रिटिकल केस होता है। तो यहां फ्रिक्शन हो चुका होगा ऐसे, μN1 होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग केस है। ये स्मूथ है, स्मूथ दिया है ना, स्मूथ रोलर, ये स्मूथ रोलर, ये फ्रिक्शन नहीं लगा सकता। बट ये एक स्फेयर की तरह है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे एक फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? N2 लगाएगा ना। होगा ना? बस अब इसको सॉल्व करना है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। नेट फोर्स 0, ये थीटा, ये होगा थीटा। तो तुम अपवर्ड फोर्स N2 cos थीटा प्लस N1 इज इक्वल टू mg, N2 sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू N1। ये दो इक्वेशन लिख लोगे। राइट फोर्स कितना है? म्यू इंटू N1। लेफ्ट फोर्स कितना है? N2 का sin थीटा कंपोनेंट। अपवर्ड फोर्स क्या था? N2 cos थीटा N1। अपवर्ड डाउनवर्ड कितना है? mg। बैलेंस कर दोगे। अब टॉर्क ले लो A की अबाउट। अब तुम A की अबाउट टॉर्क ले लो। इसका टॉर्क तुमको पता है, इसका टॉर्क तुमको पता है। ये कि इसका टॉर्क कितना है बताओ? mg इंटू L/2 cos थीटा। mg का लाइन ऑफ एक्शन। इसका टॉर्क कितना है बताओ? ये जो है ये तो खुद ही इसके परपेंडिकुलर है,
तो ये सिंपल क्या होगा, ए से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसका टॉर्क क्या होगा बताओ, इसका टॉर्क क्या होगा, N2 का टॉर्क। ए से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताओ, अगर ये h है, ये मान लो r है, ए से लेकर मान लो ये पॉइंट P है, तो क्या इसका टॉर्क हो जाएगा N2 इंटू AP, बिकॉज N2 जो है अगर तुम यहां से ड्रॉप करोगे इसके लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर, ये AP आएगा, बट AP की वैल्यू कितनी होगी, ये h के टर्म में AP की वैल्यू होगी h बाय कॉस थीटा। AP कितना होगा बताओ, ये ट्राइंगल देखो, ये है h, ये है थीटा, तो AP कितना हो जाएगा, h बाय कॉस थीटा होगा। चलो सॉल्व ही कर देते हैं। पहला इक्वेशन, राइट म्यू N1, लेफ्ट N2 साइन थीटा। दूसरा N1 ऊपर प्लस N2 कॉस थीटा ऊपर, N1 N2 कॉस थीटा इज इक्वल टू mg नीचे। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो फोर्स यहां से पास हो रहा है, mg इंटू L/2 कॉस थीटा, क्योंकि सेंट्रल मास की दूरी यहां से फिक्स है L/2, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस कितना है L/2 कॉस थीटा, ये था क्लॉकवाइज। मस्ट बैलेंस N2 टाइम्स ऑफ ये डिस्टेंस AP, और AP क्या है, h बाई कॉस थीटा, सही है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, अब आपको सॉल्व करना है। बाकी तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल्स वैसे तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन सीखना तुमको है। कर लोगे कि मैं करूं, करना, ठीक नहीं बनेगा तो बताना, मैं बताऊंगा। यही है, बस इसको सॉल्व करना, बाकी मैथ है। अब देखो, तुम जब भी कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो, फोर्स का लेके, जो चीज इक्विलिब्रियम में है, कोई भी चीज हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तुमने उसको फोर्स दिखाया, तुम्हारा वो फोर्स दो चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या क्या, तुम्हारा वो फोर्स डायग्राम जिसको जस्टिफाई करना चाहिए, उस पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। तुम जब भी ऐसा कोई काम करोगे, कौन सा काम, तुम जब भी ऐसा कोई काम करोगे कि तुम किसी बॉडी पे फोर्स दिखाओगे, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन इधर, वेट इधर, सब दिखाओगे, तो तुम्हारा वो फोर्स डायग्राम दो चीजों को जस्टिफाई जरूर करना चाहिए। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो क्या, जितने राइट फोर्स है उतने लेफ्ट फोर्स है, जितने अप है उतने डाउन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ अप है, सिर्फ फोर्स अप है और तभी वो इक्विलिब्रियम में है। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ फोर्स राइट है और इक्विलिब्रियम में, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई हम ऐसा एक्सिस ढूंढ दें जिसके बाद टॉर्क निकल जाए। यहां तुम एक नया चीज सीखोगे। अभी देखो, अभी तक जो तुम डायग्राम बनाते थे, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते थे, मैं उसका बहुत बड़ा कोई प्रशंसक नहीं हूं। मैंने कभी भी अपने क्लासरूम के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था, कभी नहीं। उसका कारण था, उसका कारण ये था, मुझे लगता है कि फ्री बॉडी डायग्राम से अच्छा है, फ्री बॉडी डायग्राम से अच्छा है कि आप उसको पूरी बॉडी पे अलग अलग दिखाएं, जो जहां उसको वहीं दिखाइए। चलो, मैं एक तुमसे क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये एक रॉड है, ये एक ब्लॉक है, क्यूब है, ये क्यूब है जिसका लेंथ है L, विड्थ है L और हाइट है L, सब L है, ठीक है। इसकी मास है M, और ये रफ है, और ये बहुत रफ सरफेस है। मैं इसको यहां पे पुल कर रहा हूं, आई एम पुलिंग इट फ्रॉम हियर। मैं इसको यहां से एक रस्सी से खींच रहा हूं F फोर्स से। मैं यहां पे इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं F, एक रस्सी है, उस रस्सी के थ्रू मैं इसको पुल कर रहा हूं F से। ये नहीं चल रहा है, आई फाइंड इट इज नॉट मूविंग। व्हाट इज द फोर्स डायग्राम? तो हम क्या करेंगे, आई फाइंड दैट देयर इज नो मोशन।
देयर इज नो मोशन, मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। ना ये रोटेट ही किया और ना ये ट्रांसलेट ही किया। तो मैं इस पे फोर्स दिखाता हूं, क्या दिखाऊंगा, mg यहां पे दिखाऊंगा ना, mg यहां दिखाऊंगा सेंटर ऑफ मास पे, नॉर्मल यहां दिखाऊंगा, सही है, फ्रिक्शन ये दिखाऊंगा। क्या ये जस्टिफाई कर रहा है मेरी सारी चीजों को? क्या ये मेरे इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई, क्या ये डायग्राम सही है? क्या ये डायग्राम सही है? देखते हैं क्या ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। लेट अस सी। F0 माइनस F इज 0, एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम जस्टिफाई हो गया, करेक्ट। F0 माइनस F इज 0, N माइनस mg इज 0, y डायरेक्शन में भी जस्टिफाई हो गया, Fx भी 0 जस्टिफाई कर रहा है, Fy भी 0 जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। टॉर्क जस्टिफाई नहीं कर रहा है, जरा करके देखो किसके और टॉर्क निकालना चाहते हो बताओ। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ए के अबाउट, किसके और टॉर्क निकालना चाहते हो बोलो, या बी के अबाउट, या सी के अबाउट, या डी के अबाउट, किसके अबाउट बताओ, किसके और टॉर्क निकालना? किसी को टॉर्क 0 नहीं आ रहा है, किसके, डी के अबाउट, ठीक है, डी के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। ये और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सही है। तो इसका टॉर्क ऐसे, इसका टॉर्क ऐसे, कैंसिल कर जाएगा, इसका टॉर्क तो कैंसिल हुआ नहीं, इसके और F0 डी के अबाउट F0 का टॉर्क 0 जो वो से पास हो रहा है, इसका टॉर्क जितना क्लॉकवाइज उतना ही इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, पोजीशन वेक्टर सेम है। तो R क्रॉस F और R क्रॉस सेम पोजीशन वेक्टर क्रॉस माइनस F कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका टॉर्क तो बच गया, नेट टॉर्क तो है। यानी ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम गलत है। अभी तक सही था, अभी तक सही था, बट अब गलत है, क्योंकि अब रोटेशनल का केस चल रहा है। ये टॉर्क नहीं होगा। तुम सेंट्रल मास पे तुम इसकी वाट निकाल लो, ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ mg नॉर्मल फ्रिक्शन। इस पॉइंट से mg भी पास हो रहा है, नॉर्मल भी पास हो रहा है और फ्रिक्शन भी पास हो रहा है, तो तीनों का टॉर्क इस वाट 0, बट इसका टॉर्क तो बच गया ना। इट इज नॉट जस्टिफाइंग, इट इज नॉट justifying, it is not justifying torque 0, therefore wrong diagram। प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है वो समझो। फ्रिक्शन का काम होता है, फ्रिक्शन का काम होता है ट्रांसलेशनल मोशन को रोकना। फ्रिक्शन का काम होता है कि दो बॉडीज के बीच में स्लिपिंग को अपोज करना। नॉर्मल का काम होता है रोटेशन को रोकना। इनफैक्ट यहां नॉर्मल यहां इससे पास नहीं करेगा, कहां से पास होगा, वही मैग्नीट्यूड जो तुम बता रहे हो वही होगा, बट नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन यहां पहुंच जाएगा। नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन यहां पहुंच जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट नॉर्मल अपने बेस पे उसको शिफ्ट कर लेगा आगे की तरफ। क्यों करेगा बता रहा हूं, पहले समझिए, उसको शिफ्ट करेगा। अगर ये शिफ्ट कर ले नॉर्मल, तो अब क्या जस्टिफाई हो सकता है, अब क्या किसी टॉर्क के अबाउट पॉइंट का टॉर्क 0 हो सकता है। जरा देखो तो ए के अबाउट देखो, ए के अबाउट mg का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, क्या इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बैलेंस पॉसिबल है, हो सकता है। अगर नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन यहां से शिफ्ट कर जाए तो क्या पॉइंट ए के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 और वेट का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क इस पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज और फोर्स का क्लॉकवाइज कैंसिल हो सकता है ना, डायरेक्शन है ना अपोजिट, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम ले रहे हो किसका, अगर तुम ले रहे हो मान लो पॉइंट सी ले रहे हो, यस ठीक है, जहां से पास करो वहीं से निकाल लो, ठीक है। अब ये नॉर्मल शिफ्ट किया क्यों, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द नॉर्मल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द नॉर्मल। तो होता क्या है कि अगर हमने इस बॉक्स को इस पे डाल दिया,
मैंने अगर इस बॉक्स को, कोई भी साइड खाली नहीं बचा होगा, चलो ठीक, मैंने इस बॉक्स को इसके ऊपर डाल दिया, तो क्या होता है, ये जो भी स्ट्रिप लोगे ना, dx 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 सब इक्वली, सबका मास, सब जो कॉलम है, सब जो वर्टिकल कॉलम है एक जैसा है। तो यहाँ नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ नॉर्मल क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इक्वल फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब अगर यहां पर एक वेइंग मशीन डाल दें और यहां पर भी एक वेइंग मशीन डाल दें, हम यहां और यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हम दो पैरेलल रेल्स के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। हम इसको दो पैरेलल रेल्स के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकली। तो दोनों इसके वेट को इक्वली शेयर कर रहा है, mg/2 और mg/2 होगा, ठीक है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। तो बेसिकली क्या होता है समझो, और मैं इस ट्यूब को इस ग्राउंड पे सिर्फ प्लेस कर दिए हैं, तो यहां नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर आप dx लेंथ कट करेंगे, आप यहां dx लेंथ कट करो या यहां dx लेंथ कट करो, ये dx लेंथ का कॉलम और ये dx लेंथ का कॉलम ग्राउंड को इक्वल फोर्स से प्रेस कर रहा है, तो यहां नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। इसीलिए सेंटर ऑफ नॉर्मल मिडिल पे आता है, इसीलिए सेंटर ऑफ नॉर्मल मिड पॉइंट पे आता है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। जैसे तुम जानते हो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सेंटर यहां आता है। लेकिन जब मैं इसको यहां से पुल करता हूं, जब मैं इसको यहां से पुल कर रहा हूं, सोचो अगर ग्रेविटी ना होता और मेरा हाथ ना होता, ये ऐसे घूमता ना। अगर मैं इसको ऐसे पुल करूं, अगर मैं इसको इस तरह से डाल के पुल करूंगा, मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैं ग्राउंड पे डाल के यहां इसको पुल कर, ये ऐसे चलेगा ही नहीं। अगर मैं इस रॉड को यहां से पुल करूंगा, ये चलेगा भी और घूमेगा भी, सही है कि नहीं। और मैं इसको यहां से पुल करूंगा, ये चलेगा भी और घूमेगा भी, करेक्ट। तो जब आप इसको यहां से पुल कर रहे हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसमें एक टॉर्क लगता है, इस तरह से ये घूमता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एक टॉर्क लगता है, ये घूमना चाहता है, चूंकि ये घूमना चाह रहा है। जब ये घूमना, अगर ये ग्राउंड ना होता तो क्या होता, ये पॉइंट नीचे जाता और ये पॉइंट थोड़ा ऊपर जाता। यानी कि अब ग्राउंड जो है इसके रास्ते में आ रहा है, ग्राउंड को अब ये ज्यादा दबाएगा और ये थोड़ा कम दबाएगा। यहां पर और नॉर्मल क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, अब नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। कहने मतलब क्या है कि यहां पे नॉर्मल इसको सामने, क्योंकि ये चाह रहा था इस तरह से घूमना, ये चाह रहा था इस तरह से घूमना, ये चाह रहा था इस तरह से घूमना, तो ग्राउंड इसके रास्ते में आ रहा है। इसको ये ग्राउंड को ये ज्यादा दबाएगा, इसको थोड़ा कम, यहां दबाव थोड़ा कम होगा, यहां दबाव थोड़ा ज्यादा होगा। इसका प्रूफ क्या है, यहां पे अगर हम यहां और यहां एक वेइंग मशीन डाल देते और इसका हम रीडिंग देखते, तो क्या देखते, इसकी mg/2 है, इसकी भी mg/2 है। बट इस केस में अगर हम यहां पर और यहां पर एक वेइंग मशीन को उसको खड़ा कर दें, तो हम क्या देखते हैं, यहां पर वजन, यहां पर नॉर्मल mg/2 से ज्यादा है, जैसे ग्रेटर देन mg/2, और यहां पर लेस देन mg/2 होती है। सम टोटल दोनों कभी भी mg ही है, बट यहां ग्रेटर होता है, क्योंकि जिधर तुम घूमना चाहते हो और कोई दीवार आ गया, उसको तुम ज्यादा दबाओगे, और जिधर तुम उठना चाह रहे हो वहां तुम दीवार को दबाना नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ नॉर्मल राइट शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिलेटिवली, ये राइट शिफ्ट कर जाएगा, एरिया वही रहेगा, और सेंटर ऑफ द नॉर्मल राइट शिफ्ट कर जाएगा, ये राइट शिफ्ट कर जाता है। तो इसका रूल क्या है, रूल इसका बड़ा सिंपल है। हमको नॉर्मल, वहां हम नॉर्मल ही एक ऐसा फोर्स है जो अपना लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट कर सकता है। जो वो शिफ्ट करेगा वो इस तरह से करेगा शिफ्ट कि वो टॉर्क को जीरो कर दे। नॉर्मल पूरी कोशिश करेगा कि वो घूमे नहीं, फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा चले नहीं। नॉर्मल का काम है अपने लाइन ऑफ एक्शन को शिफ्ट करके रोटेशनल मोशन को प्रिवेंट करना, और तुमको वो नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा, नॉर्मल वहां से पास कराना पड़ेगा ताकि वो रोटेट ना करे, एग्रीड। सर हाँ सर, तो सिलेंडर में तो
तभी तो सिलेंडर व्हील दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन इन्वेंशन है। पहिए को द इन्वेंशन ऑफ व्हील और फायर, एग्रीकल्चर, 3 चीजों को माना जाता है सभ्यता का बेस है ना। हाँ सर। क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है ना। एक ऐसा सरफेस जिसका बताएंगे अभी। कॉन्टिन्यूस टॉपलिंग इज कॉल्ड रोलिंग। रोलिंग कुछ नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस टॉपलिंग होता है और कुछ नहीं होता है। अभी आएंगे उसमें, बस ये समझो अभी तुमको किसी भी केस में याद रखना। मैं इसको कंक्लूड पहले कर रहा हूं, फिर मैं इसका इलस्ट्रेशन लूंगा। आवर लाइन ऑफ एक्शन, या इसको इस तरह से लिखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल shifts on the base to neutralize टॉर्क जीरो करने के लिए नॉर्मल को जिधर शिफ्ट करना है उधर शिफ्ट करो। फॉर एग्जाम्पल ये तो आईटी का क्वेश्चन है, ये तो प्रीवियस से यही क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूं। तुमको बताना है इसमें नॉर्मल कहां से पास करेगा। ये आईटी जेई का क्वेश्चन है, वही मैं जो ले रहा हूं। तुमको लॉजिक लगा के ये बताना है कि नॉर्मल किधर से पास करेगा। एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स, इसको मैंने दीवार पे डाल दिया और अपने फिंगर से इसको मिड पॉइंट पे प्रेस किए हुए हूं। मैं इसको फिंगर से अपने मिड पॉइंट पे प्रेस किए हुए, ये इक्विलिब्रियम में है, दिस इज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो डायग्राम ये है, ये एक रफ वॉल है, ये रफ वॉल है, ये क्यूब है। आप इसको एकदम सेंटर के अलाउंग, आप इसको एकदम सेंटर के अलाउंग प्रेस कर रहे हैं बाय फोर्स F0, एकदम इसके वर्टिकल सेंटर से पास करता हुआ। ये रफ वॉल है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और ये जो पूरा है ये इक्विलिब्रियम में है। आप ये बताइए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल ऊपर से पास करेगा कि नीचे से? मतलब नॉर्मल कहां से पास करेगा? यहां से पास करेगा नॉर्मल, कि यहां से करेगा, कि यहां से करेगा? कहां से करेगा? तो तुम पहले ये सोचो, ये एक मीडियम में है, इसमें फोर्स कौन कौन सा होगा? F0 एक फोर्स हो गया, F0। दूसरा हो गया वेट, तीसरा यहां से नॉर्मल, सही है? हाँ सर। यहां से नॉर्मल, यहां से नॉर्मल, फ्रिक्शन किधर? ऊपर की तरफ। चलो मैंने ये डायग्राम बना लिया। क्या इस डायग्राम में कोई गड़बड़ी है? गड़बड़ी है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है, एग्रीड? सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है। इसका टॉर्क भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। ये गलत डायग्राम है। अब इसको तो तुम शिफ्ट कर नहीं सकते हो, ये तो फिक्स है, ये तुम लगा रहे हो, इसको भी तुम शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। फ्रिक्शन तो सरफेस पे ही लगना है, नॉर्मल को शिफ्ट होना है। नॉर्मल को नीचे या ऊपर? किधर ले कि देखो सेंटर मास टॉर्क, इसका टॉर्क तो हो गया जीरो। अब बताओ सेंटर मास टॉर्क फ्रिक्शन का टॉर्क क्या है? सेंटर मास टॉर्क फ्रिक्शन का टॉर्क इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, है ना? नीचे कर दो, नॉर्मल को नीचे कर दो, आएगा ना? सही है। हाँ सर। तो क्वेश्चन था नॉर्मल ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो गया नीचे के बीच में से, तो करना कुछ नहीं है, तुमको वो नॉर्मल का लेना है शिफ्टिंग कि टॉर्क जीरो जस्टिफाई हो पाए। सेंटर मास पर इसका टॉर्क जीरो, इसका टॉर्क जीरो, इसका टॉर्क सेंटर मास पर पहले से एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ये नीचे आएगा तभी ये एंटी क्लॉकवाइज देगा ना? ठीक है।
एग्रीड? यस सर। अब देखो टॉपलिंग का मतलब क्या होता है। टॉपलिंग का पहले मैं तो फिजिकल मतलब बताता हूँ। मैं इसको दबा रहा हूँ ऐसे, मैं इसको दबा रहा हूं ऐसे, ये स्लाइडिंग, ये क्या हो रहा है? स्लाइडिंग, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? टॉपलिंग। समझ रहे हो? इसका मतलब है स्लाइडिंग, स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब है टॉपलिंग। एक पर्टिकुलर हाइट के नीचे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो स्लाइड करेगा, और एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो टॉपल करेगा। हम तो पूछेंगे स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग टॉपलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और क्यों व्हील को, जो व्हील होता है सर्कल, उसको ह्यूमन बीइंग का इतना बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। ठीक, तो उसकी खासियत क्या होती है तो देखते हैं क्या होता है। इक्विलिब्रियम का ही लिमिटिंग केस होता है टॉपलिंग। उसमें होता क्या है जरा ये देखो, मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब भी हो सकता है, क्यूब हो या क्यूबॉइड कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है, या कुछ भी हो सकता है, बाद में रिंग, कोन, कुछ भी ले लेंगे। मेरे पास एक ब्लॉक है इस तरह से, क्यूबॉइडल ब्लॉक है। ये क्यूबॉइड है, इसकी हाइट है h और इसकी बेस की लेंथ है l। इसकी हाइट है h, इसकी बेस की लेंथ है l, और मैंने यहां पे एक फोर्स लगा दिया F0। ये एक रफ सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है जहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है? इसकी मास है m। तो ये बताओ उसके ऊपर फोर्स में क्या क्या लिख रहा हूं, mg नीचे, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, mg इधर, फ्रिक्शन इधर। नॉर्मल सोचना है किधर ऐड करेगा, नॉर्मल किधर ऐड करेगा, आगे या पीछे? तो करेगा तो आगे, बट उसका लॉजिक क्या होगा? आगे ऐड करे इसका लॉजिक क्या होगा, आगे ऐड करे इसका लॉजिक क्या होगा? अगर सेंटर मास को और देखें टॉर्क, तो इसकी टॉर्क क्या होगी? क्लॉकवाइज। इसकी क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो एक और टॉर्क चाहिए बैलेंस करने के लिए। देखो इसका टॉर्क सेंटर मास को और क्या होगा बताओ? इसकी टॉर्क क्लॉकवाइज, इसकी टॉर्क भी क्लॉकवाइज, एक और टॉर्क चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, चाहिए ना? तो नॉर्मल कहीं यहां पर पहुंच जाएगा, पहुंचेगा ना? हाँ सर। बिना अपना मैग्नीट्यूड बदले नॉर्मल अपना लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट कर लेगा। अगर तुम इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या लिख दोगे? n इज इक्वल टू mg। वर्टिकल डायरेक्शन में n माइनस mg जीरो। राइट और लेफ्ट को करो, f नॉट इज इक्वल टू f। ये और ये कैंसिल। अब आ जाओ टॉर्क, किसी भी एक्सिस को ले लो, ये अभी इक्विलिब्रियम में, अब तक ये चला नहीं है। टॉर्क ले लो, टॉर्क किसके वॉट ले लें बताओ? इसके वॉट ले लें, ए के वॉट, किसी के वॉट ले सकते हैं, ए के वॉट, बी के, सी के। इसके वॉट देखो, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ mg एंड फ्रिक्शन। इसके वॉट अगर टॉर्क लेंगे तो बताओ इसका टॉर्क कितना होगा? टॉर्क अबाउट ए, पॉइंट ए, इसके अबाउट। ये बताओ ये जो टॉर्क है इसका लाइन ऑफ एक्शन, एफ नॉट का लाइन ऑफ एक्शन यहां से कितने हाइट पे? एच पे। एफ नॉट का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से कितने हाइट पे? एच पे। सही है ना? हाँ सर। एफ नॉट इंटू एच। मान लेते हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से एक्स डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया है। मान लेते हैं इस नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन यहां से एक्स डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे इसका टॉर्क कितना होगा बताओ? ए के अबाउट
एन का टॉर्क कितना होगा बताओ, एन इंटू एक्स होगा ना, सही है। Yes. तो दोनों को बैलेंस कर दे, क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज, एफ नॉट इंटू एच माइनस एन इंटू एक्स इज 0। तो पहली बात तो तुम ये समझ गए कि नॉर्मल आगे शिफ्ट करेगा, दूसरी बात तुम ये समझ गए कि नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, वहां तक तो ठीक है, बट कितना शिफ्ट करेगा हम ये निकाल रहे हैं, कितना शिफ्ट करेगा। मान लो एच डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, नॉर्मल को हो जाएगा एन इंटू एक्स, और ये था ए से कितना एच हाइट पे एफ नॉट इंटू एच। यहां से तुम लिख सकते हो एफ नॉट इंटू एच इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना था, एम जी ना, एम जी इंटू एक्स, सही है। एफ नॉट इंटू एच इज इक्वल टू एन इंटू एन इज इक्वल टू, सही है ना। तो एक्स कितना हो गया बताओ, एफ नॉट इंटू एच बाय एम जी, सही है। सही है, इतना शिफ्ट कर जाएगा। हाँ सर कर जाएगा। अब ये बताओ तुम एफ नॉट को जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम एफ नॉट को और बड़ा करो और शिफ्ट करेगा, और बड़ा करो और शिफ्ट करेगा, और बड़ा करो और शिफ्ट करेगा, बट शिफ्ट करने की कोई लिमिट है, तो बॉक्स के बाहर नहीं आ सकता। बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता है। इसका बेस का जो लेंथ है ये अंतिम यहां तक आएगा, यहां तक, इसके बाद ये नहीं कर पाएगा। तो लिमिटिंग केस क्या होगा, लिमिटिंग केस क्या होगा, देखो लिमिटिंग केस में जब फ्रिक्शन को जब ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो यहां पहुंच जाएगा, नॉर्मल यहां पहुंच जाएगा। नॉर्मल मूव करते करते बेस के एंड तक जाए, बेस से बाहर नहीं जा सकता है, इसके बाद इसको जगह नहीं मिलेगा तो ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। अब ये घूमने लगेगा, जैसे ये घूमेगा यहां नॉर्मल 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा वेट इस कॉर्नर पे आ जाएगा, पूरा का पूरा वेट इस कॉर्नर पे आ जाएगा, एक कॉर्नर पे पूरा का पूरा वेट खड़ा हो जाएगा, ऐसे करके इस कॉर्नर पे पूरा वेट खड़ा हो जाएगा। तो हम लिमिटिंग केस में क्या लेंगे, इसको मूव कराते करते इसको अल्टीमेटली क्या करेंगे, यहां तक ले आएंगे। यानी इन लिमिटिंग केस x बिकम्स इक्वल टू व्हाट, L/2, x बिकम्स इक्वल टू L/2, यही ना। जब x की वैल्यू शिफ्ट होते होते किसके इक्वल हो जाएगी, L/2 के, उसके बाद ये फर्दर ये मूव नहीं कर पाएगा। अभी भी तुम फोर्स बढ़ा रहे हो, ये चाहेगा और शिफ्ट हो बट जगह ही नहीं है, एग्रीड। L/2 यहां डाल दो, आएगा L/2 इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू एच बाय एम जी। ये एफ नॉट क्या है, ये है मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्टार्ट टॉपलिंग। तो एफ नॉट किसके इक्वल होगा बताओ, L/2h टाइम्स ऑफ एम जी, सही है। मैं इसको इस तरह से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमको आदत है लिखने का एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी। कहां ये लिखते थे हम, द मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्लाइड द बॉडी, है ना। Yes. और अब मैं लिख रहा हूं एफ मिनिमम इज इक्वल टू L/2h, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, L/2h टाइम्स ऑफ एम जी। ये मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्लाइड, ये है मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्लाइड, मिनिमम टू फॉर स्लाइडिंग। और ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, मिनिमम फॉर टॉपलिंग। अब पहले तुम मुझे ये बता, किसी बॉडी को टॉपल कराना है, एल को ज्यादा रखना बेटर है कि एच को ज्यादा रखना बेटर है, हमको इसको टॉपल कराना है। ऊपर फोर्स लगाओ कि नीचे, सर ऊपर फोर्स लगाओ। हाइट जितना ऊपर होगा, हाइट जितना ज्यादा होगा, टॉपलिंग उतना आसानी से होगा, मानते हो। Yes. हाँ सर। इसीलिए मैं इसको यहां प्रेस करता हूं, इसको टॉपल करने के चांस ज्यादा है, और यहां प्रेस करोगे तो टॉपल नहीं करेगा। इसीलिए किसी गाड़ी की अगर हाइट बहुत ज्यादा है,
किसी व्हीकल की अगर हाइट बहुत ज्यादा है वो टर्न एंड टर्न टॉपल कर जाता है। इसीलिए रेसिंग कार जो होती है, रेसिंग कार्स, उनकी हाइट बहुत कम रखी जाती है ताकि वो टॉपल ना करे। इसीलिए जो व्हीकल्स होता है आजकल, जो बड़ा कार होता है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है ताकि वो टॉपल ना करे। टॉपलिंग, जितनी हाइट कम रखोगे, जितनी हाइट ज्यादा रखोगे, उतना कम फोर्स पे टॉपल करेगा। जितना बेस लेंथ ज्यादा होगा, जितना बेस लेंथ ज्यादा होगा उतना टॉपलिंग मुश्किल है, उसमें ज्यादा फोर्स चाहिए। जितना बेस लेंथ कम होगा, तो याद रखना, अगर मुझे इसको टॉपल करना है, अगर मैं इसको इस तरह से रखा हूं और तब टॉप फोर्स लगा रहा हूं, इसके टॉपलिंग के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्योंकि इस केस में, इस पूरे क्यूबॉइड में, इस केस में बेस लेंथ सबसे छोटा है और हाइट सबसे बड़ा है। बेस लेंथ सबसे छोटा है, हाइट सबसे बड़ा है, इसीलिए बेस लेंथ सबसे छोटा है और हाइट सबसे बड़ा है। ठीक है ना, बेस का जो लेंथ है सबसे छोटा है और हाइट जो है, सॉरी, बेस लेंथ सबसे छोटा है और हाइट सबसे बड़ा है, सबसे कम फोर्स पे टॉपल करेगा। मैं इसी को इस तरह से प्लेस कर दूंगा, अब टॉपल करना मुश्किल है। इस बुक को ऐसे अगर मैं रख दूं और तब मैं यहां से फोर्स लगाऊं, ये टॉपल कभी नहीं करेगा। बेस लेंथ बहुत बड़ा कर दिया, हाइट बहुत कम है। इसको इस तरह से प्लेस कर दूं तो हल्का सा फोर्स लगा के टॉपल कर जाएगा, क्योंकि हाइट बहुत बड़ा है, लेंथ बहुत कम है। याद रखना, बेस लेंथ जितना छोटा होगा, बेस लेंथ जितना बड़ा होगा, तो ये तो फिक्स क्वांटिटी है, बट इसको तुम वेरी कर सकते हो ना, हाइट और एच को। तो अगर हमसे कहा जाए टॉपलिंग पहले होगा, अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो टॉपलिंग पहले होगा कि स्लाइडिंग पहले होगा, तो क्या क्या कंपेयर क्या करेंगे? mg तो कॉमन है, mg तो कॉमन है ना। Yes. म्यू और L/2h को कंपेयर करो। इफ म्यू इज लेस देन L/2h, अगर म्यू की वैल्यू L/2h से कम है और फोर्स हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो पहले कौन सा फोर्स मिलेगा, ये या ये? पहले ये वैल्यू आएगा, पहले ये वैल्यू, पहले ये वैल्यू आएगा, क्योंकि जो कम है। इफ म्यू इज लेस देन L/2h, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, क्या होगा? स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। और अगर म्यू इज ग्रेटर देन L/2h, तो पहले ये मिलेगा, बाद में ये मिलेगा ना। जो कम है वो पहले मिलेगा, उसको पहले पार करोगे तब ज्यादा वाले पे पहुंचोगे। यहां बनेगा टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। एग्रीड?